नमस्कार, मैं सुहानी सिंह। स्वागत है आपका आगाज टाइम में। वक्त हो चुका उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की बड़ी खबरों का। ये नजर डालते हैं खास खबर पे। खबर हरिद्वार से है, जहां पे भागीरथी होटल की क्रिसमस डे का कार्यक्रम आयोजित किए जाने को लेकर खड़े हुए विवाद में होटल प्रबंधन की सफाई आई है। जी हां, होटल में मीडिया से बात करते हुए होटल प्रबंधन ने कहा कि कार्यक्रम को रद्द कर दिया गया है। उन्होंने यह भी सफाई दी कि कुछ सोशल मीडिया पेज पर इस कार्यक्रम का प्रचार गलत ढंग से किया गया था। होटल प्रबंधन की ओर से क्रिसमस कार्यक्रम नहीं बल्कि धार्मिक कार्यक्रम और बच्चों की एक्टिविटी प्रोग्राम का कराया जा रहा था। हालांकि अब प्रोग्राम को पूरी तरह से कैंसिल कर दिया गया है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग की संपत्ति भागीरथी होटल का संचालन एक निजी कंपनी कर रही थी। हाल में ही इस होटल में क्रिसमस डे सेलिब्रेशन कार्यक्रम के आयोजन की कुछ वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर की गई, जिसके बाद से हरिद्वार के तीर्थ पुरोहितों और हिंदूवादी संगठनों ने गंगा किनारे क्रिसमस आयोजन पर आपत्ति जताई थी। हमने रखा था 24 तारीख को यहाँ पे, जिस पे हम लोग बच्चों के लिए कुछ गेम्स वगैरह करवाना चाह रहे थे। और उसमें था हमारे लिए बच्चों को हम कपकेक्स बनाना सिखा रहे थे, उनके लिए कुछ मैजिक शो वगैरह रखा हुआ था। और इसी तरह के कुछ कार्यक्रम थे जिसमें हमारे वहाँ गंगा जी की पूजा अर्चना होनी थी, आरती होनी थी, और उसके अलावा हमारे वहाँ भजन संध्या होनी थी। उसको लेकर थोड़ा सा कन्फ्यूज़न रहा है कई लोगों के बीच में, संत समाज के बीच में भी। तो इस वजह से आयोजन जो है अभी हमने पोस्टपोन कर दिया है। इसका प्रचार जो रहा वो थोड़ा सा क्रिसमस के नाम से हो गया, अदरवाइज ये पूरा धार्मिक होने वाला था। जिन लोगों को हमने सबको, हाँ, हमने बता दिया है, सबसे हमारी बातचीत हो गई है, हमने सबको बता दिया है, उनको हमने समझा भी दिया है कि इस तरीके का कोई भी कार्यक्रम हम नहीं करने वाले थे। जो कार्यक्रम था वो बिल्कुल हरिद्वार की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए ही करा गया जाना था। खबर उत्तराखंड से, जहां पे मंगलौर केवल कन्या पाठशाला में आज शिक्षा के साथ साथ भक्ति और श्रद्धा का संगम देखने को मिला। आपको बता दें कि मंगलौर स्थित कन्या पाठशाला स्कूल में आज मां सरस्वती की मूर्ति स्थापना दिवस बड़ी ही धूमधाम से मनाया गया। इस पावन अवसर पर बीजेपी के दिग्गज नेताओं ने शिरकत की और मां शारदे का आशीर्वाद लिया। मंगलौर के केवल कन्या पाठशाला स्कूल में आज सुबह से ही उत्सव का माहौल रहा। इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि भाजपा की राज्यसभा सांसद डॉक्टर कल्पना सैनी और भाजपा के उत्तराखंड प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट शामिल हुए। विद्यालय पहुंचने पर अतिथियों को जोरदार स्वागत किया गया, जिसके बाद विधिवत मंत्रोच्चार के साथ मां सरस्वती की पूजा अर्चना की गई। कार्यक्रम के दौरान राज्यसभा सांसद डॉक्टर कल्पना सैनी ने कहा कि बेटियां हमारे समाज का गौरव है और मां सरस्वती की कृपा से ही ज्ञान का प्रकाश हर घर तक पहुंच रहा है। वहीं प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने स्कूल को इस प्रयास की सराहना की और बच्चों को उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। इस दौरान विद्यालय की छात्राओं ने सरस्वती वंदना की और सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश कर सभी का मन मोह लिया। आज के इस कार्यक्रम में विद्यालय प्रबंधन समिति के सदस्यों के साथ साथ क्षेत्रों के कई गणमान्य लोग भी मौजूद रहे। सराहना की गई जो ये हमारा 15वां मूर्ति स्थापना दिवस था। इस वर्ष हमने इसमें बलिदान दिवस के रूप में भी मनाया है। जिन्होंने हमारी सनातन धर्म को बचाने के लिए गुरु गोविंद सिंह जी ने, और उन्होंने अपना सर्वोच्च न्यौछावर किया है, तो हम उनके यादगार में बच्चों को उस इतिहास को दोहराने की कोशिश की है कि उनके बारे में उनको ये पता लगे कि इनका हमारे सनातन धर्म को बचाने में क्या क्या योगदान रहा। इस बार हमारे मुख्य अतिथि के रूप में माननीय सांसद एवं हमारे
उत्तराखंड भारत विकास ये के हमारे प्रांत के अध्यक्ष माननीय महेंद्र भट्ट जी हमारे मुख्य अतिथि थे और राज्यसभा सांसद डॉक्टर कल्पना सैनी जी हमारी विशिष्ट अतिथि के रूप में हमारे इस कार्यक्रम में पधारे। इसमें हमने निःशुल्क चिकित्सा और हर वर्ष हम समाज के हित के लिए निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर लगाते हैं। इस वर्ष भी हमने उसका पूर्ण रूप से पालन किया और माननीय महेंद्र भट्ट जी हमको हमारी संस्था को 5 लाख रुपए अपने जो इनकी सांसद निधि है उसमें से हमें 5 लाख रुपए बिना हमारे मांगे या हमारी किसी डिमांड के उन्होंने स्वयं 5 लाख रुपए का सहयोग हमें संस्था को देने का वायदा किया है। साथ में उन्होंने कहा कि मैं पुनः एक बार फिर आऊँगा और यदि जो भी आपका 5 लाख रुपए में प्रोजेक्ट होगा उसमें यदि कुछ और प्लस में भी होगा तो उसमें भी मैं आपका सहयोग करूँगा। हम उनके बहुत आभारी हैं, हमारी संस्था उनकी बहुत बहुत आभारी है। आज हमारे विद्यालय में 15वां माँ सरस्वती मूर्ति स्थापना दिवस मनाया गया। साथ ही आज बाल बलिदान दिवस मनाया गया और हमारे यहाँ पर बच्चों को निःशुल्क शिक्षा के साथ साथ इन्हें निःशुल्क ताइक्वांडो शिक्षा, संस्कार, अनुशासन सभी सुविधाएं दी जा रही हैं। इस वर्ष हमारी जो छात्राएं हैं कक्षा 10 में 70% से अधिक अंक प्राप्त कर चुकी हैं। उनको कक्षा 11 में बिल्कुल ही शून्य फीस पर एडमिशन दिया गया, जबकि वो फीस हमारे विद्यालय प्रबंधक महोदय द्वारा दी जा रही है। और ये समारोह में जो है हमारे माननीय श्री महेंद्र भट्ट जी राज्यसभा सांसद और माननीय डॉक्टर कल्पना सैनी जी आज हमारे समारोह में उपस्थित हुई और ये आज का समारोह बहुत भव्य रहा। देखो हमेशा ही नया होता है विद्यालय में, इस बार उनको नया जो मिला है स्मार्ट बोर्ड के माध्यम से उनको शिक्षण कार्य कराया गया है। मैं आज यहाँ मंगलोर के अंदर केवल कन्या पाठशाला इंटर कॉलेज के कार्यक्रम में आया हूँ और ये काफ़ी पुराना विद्यालय है। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है इस विद्यालय में केवल छात्राएं पढ़ती हैं और बड़ी संख्या में छात्राएं अध्ययन के लिए यहाँ आती हैं। मैंने विद्यालय के कार्यक्रम गतिविधियों को देखा है। भारतीय संस्कृति के अनुरूप छात्र छात्रों को शिक्षित किया जाता है और यहाँ का परीक्षाफल भी अच्छा रहता है, पुरातन है। इसके जो प्रबंधक हैं कपूर साहब वो बहुत चिंता करते हैं विद्यालय की। आज हमारे साथ हमारी राज्यसभा की सांसद बहन कल्पना जी भी आई हुई हैं, हमारे सभी जिला परिषद के अध्यक्ष आए हुए हैं और विद्यालय का स्वरूप व्यापक रहे, बड़ी संख्या में छात्राएं अध्ययन के लिए पहुंचे, ये अपने आप एक नजीर है। अरे तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी आज नहीं, जब गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे घर घर जाकर बेटियों की शिक्षा के लिए प्रेरित करते थे और ये बालिकाओं को शिक्षित करने वाली संस्था है। महिला सशक्तिकरण का आधार है, ये माँ सरस्वती का प्रांगण है। ये ऐसे स्थान पर आकर के तो मैं खुद को अपने को गर्व महसूस कर रही हूँ, सौभाग्यशाली मान रही हूँ। क्या कहेंगे स्कूल के बारे में? जिस तरह से एक हमारे आसपास दूर दराज का ग्रामीण क्षेत्र मंगलोर शहर जिस तरह से ये संस्था शिक्षित कर रही है और हर फील्ड में, चाहे वो सांस्कृतिक कार्यक्रम हो या NSS हो, शिक्षण कार्य हो, और संस्था निरंतर आगे बढ़ रही है। मैं इसके लिए शुभकामनाएं।
खबर रामनगर से है, जहां पे वदक की कोसी नदी में 10 टायर डंपर वाहनों के संचालन को लेकर विवाद गहराता हुआ नजर आ रहा है। जी हां, ट्रांसपोर्टरों ने इस फैसले के विरोध में बैठकर एक बुधवार को एसडीएम का घेराव करने की चेतावनी दी और मंगलवार को अपराधी की काला सिद्धू मंदिर परिसर के काला सिद्धू गेट के खंडंजा गेट से जुड़े ट्रांसपोर्ट की एक अहम बैठक आयोजित की गई। बैठक में कोसी नदी के उपखनिज गेटों से 10 टायरों डंपर वाहनों के संचालन को लेकर गहरा विरोध दर्ज कराया। ट्रांसपोर्टरों का कहना है कि 10 टायर डंपर वाहनों के संचालन से ट्रैक्टर और 6 टायर वाहनों का काम पूरी तरह प्रभावित होगा, साथ ही खनन चोरी को भी बढ़ावा मिलेगा। बैठक में यह भी तय किया गया है कि बुधवार को ट्रांसपोर्टर एसडीएम का घेराव कर 10 टायर डंपर वाहनों का संचालन पूरी तरह से बंद कराने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपेंगे। काला सिंधु गेट खनन समिति अध्यक्ष अनवर मलिक ने बताया कि 2 दिन पूर्व एसडीएम और स्टेन क्रशर स्वामियों के बीच बैठक के बाद यह बात सामने आई है कि पूंजीपतियों का फायदा पहुंचाने के उद्देश्य से खनन गेटों पर 20% 10 टायर डंपर वाहनों से उपखनिज होने की चर्चा चल रही है, जिसका ट्रांसपोर्टर पुरजोर विरोध कर रहे हैं। वहीं इस पूरे मामले पर एसडीएम प्रमोद कुमार ने कहा कि कुछ लोगों द्वारा 10 टायर डंपर वाहनों के संचालन की मांग की गई है, जिस पर समिति के माध्यम से 20% 10 टायर डंपर वाहन चलने की सहमति बनी है, यदि ट्रांसपोर्टरों द्वारा इसका विरोध किया जाता है। देखिए 10 टायर का विरोध किया जाना गलत है। हम लोगों ने एक सीमा बनाई है कि बहुत ज़्यादा सीमा तक नहीं चलेंगी, बड़े टायर है अभी एक सीमा तक छोटे बड़े 10 टायर वाहन भी चलेंगे और छोटे वाहन चूँकि चल रहे हैं इसलिए उनकी जो उनकी तरह जो इस प्रकार से अगर कुछ किया जा रहा है तो उनको अपने निर्धारित फॉर्म में आना चाहिए और क्यों आपत्ति किस प्रकार से है क्या बड़े तो उसको लेकर जब वो अपना पक्ष रखेंगे तभी उस पर हम कुछ कहना पाना। हम लोगों को मीडिया के माध्यम से ही पता लगा, कुछ ट्रांसपोर्टर के माध्यम से ही पता लगा कि एसडीएम रामनगर ने कुछ क्रशर स्वामियों की मीटिंग बुलाई थी, तो उसमें क्रशर स्वामियों ने इनसे 10 टायर की मांग रखी, जो इन्होंने कह दिया कि ठीक है आप 20% 10 टायर चलाइए। इन्होंने ये नहीं देखा कि हर गेट पे 200-250 वाहन हैं 6 टायर और बेचारे गरीब लोगों के वाहन है जैसे अपनी रोजी रोटी करते हैं। अब इन्होंने एक उद्योगपतियों को और ज़्यादा बढ़ावा देने के लिए उनके 10 टायर अलाउ कर रहे हैं, जिसका हम पूरा विरोध करेंगे और हमें हाई कोर्ट भी जाना होगा तो हम हाई कोर्ट भी जाएंगे, मगर हम किसी का एक भी 10 टायर नदी में अलाउ नहीं होने देंगे। किस एसडीएम रामनगर का घेराव करेंगे। खबर कानपुर से, जहां पे पुलिस आयुक्त रघुवीर लाल और मंडलायुक्त के विजेंद्र पंडियान की अध्यक्षता में आईसीसी परियोजना की समीक्षा बैठक आईसीसी कार्यालय में दोपहर 12 बजे आयोजित की गई। बैठक में संयुक्त पुलिस आयुक्त, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, नगर आयुक्त, सचिव और अपर नगर आयुक्त, आईआईटी कानपुर की तकनीकी टीम तथा कानपुर स्मार्ट सिटी की टीम उपस्थित रही। बैठक का मुख्य उद्देश्य आईसीसी परियोजना अंतर्गत संचालित समस्त घटकों के वर्तमान कार्यशीलता की समक्ष करना तथा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से इनके अधिक प्रभावी उपयोग हेतु आवश्यक दिशा निर्देश देना। इस दौरान पुलिस आयुक्त द्वारा आईसीसी से जुड़े कैमरों के माध्यम से शहर की निगरानी की समीक्षा की गई तथा पब्लिक एड्रेस सिस्टम के माध्यम से जरीब चौकी चौराहा, एक टर्मिनल चौराहा के तैनात ट्रैफिक पुलिस कर्मियों के संवाद कर यातायात संचालन के संबंध में आवश्यक निर्देश दिए गए। साथ ही शहर में अपराध नियंत्रण के लिए अवैध की एनपीआर कैमरों की प्रभावित उपयोग पर चर्चा की गई तथा आधिकारिक स्थान पर एनपीआर कैमरे स्थापित किए जाने के निर्देश दिए गए। मंडलायुक्त द्वारा अवगत कराया गया है कि भविष्य में आईसीसी परियोजना संचालन हेतु चालन प्रक्रिया के माध्यम से प्राप्त होने वाले राजस्व की आईसीसी को भी वित्तीय संस्थान उपलब्ध कराए जाने पर विचार किया जाना आवश्यक है। इस पर पुलिस आयुक्त द्वारा आईसीसी को एक रेवेन्यू मॉडल के रूप में संचालित किए जाने हेतु योजना की तैयार करने के निर्देश दिए गए। नगर आयुक्त द्वारा जानकारी की गई आईसीसी परियोजना के अंतर्गत वर्तमान में स्मार्ट पार्किंग को राजस्व मॉडल का संचालित किए जाने हेतु प्रस्ताव तैयार कर लिया गया है तथा शीघ्र ही नविदा आमंत्रित की जाएगी। बैठक में यह भी अवगत कराया गया है कि पुलिस आयुक्त द्वारा प्रारंभ में की गई नेतृत्व परियोजना के अंतर्गत स्थापित लगभग 3000 सीसीटीवी कैमरे को आईसीसी से जोड़ने के निर्देश दिए गए। इस संबंध में आईआईटी कानपुर के द्वारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग से यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ करने हेतु पृथक बैठक आयोजित किए जाने की सुझाव दिया गया है। नगर आयुक्त द्वारा बताया गया है कि त्रिनेत्र परियोजना के अंतर्गत स्थापित कैमरों को आईसीसी से जोड़ने हेतु नविदा प्रक्रिया प्रारंभ भी की जा रही है। अंत में पुलिस आयुक्त द्वारा नगर आयुक्त के निर्देशित किया गया है कि शहर में सफाई व्यवस्था, अतिक्रमण नियंत्रण और यातायात सुधार के लिए आवश्यक पुलिस बल की मांग करते हुए प्रतिदिन अभियान चलाया जाए। आवश्यकता पड़ने पर अतिरिक्त पुलिस बल हेतु पीएससी की मांग भी की जा सकती है।
खबर कानपुर से, जहां पे स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह भूतपूर्व प्रधानमंत्री जी के जन्म दिवस के अवसर पर कृषि भवन परिसर गुमटी नंबर 9 रावतपुर कानपुर किसान सम्मान दिवस के उपलक्ष्य में सबमिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन और योजनाकृत कृषि मेला, कृषि प्रदर्शनी तथा त्वरित मक्का विकास कार्यक्रम योजना अंतर्गत जनपद स्तरीय मेला का आयोजन किया गया। मेले का शुभारंभ बता दें कि प्रमिला पांडे महापौर और कानपुर नगर निगम द्वारा दीप प्रज्वलन कर किया गया। मेले में कृषि और वही बता दें कि रेशम उद्यान, पशुपालन, मत्स्य, गन्ना, खाद्य प्रसंस्करण और फसल बीमा आदि के संबंधित पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर के स्टॉल लगाए गए। जनपद के विभिन्न क्षेत्रों से आए कृषकों ने प्रदर्शनी का अवलोकन कर साहित्य प्राप्त किया तथा नवीनतम तकनीकी जानकारियां हासिल की। किसान सम्मान दिवस के अवसर पर कृषि और कृषि से संबंधित विभिन्न क्षेत्रों कृषि, उद्यान, पशुपालन, गन्ना, रेशम और मत्स्य में अधिक उत्कृष्ट कार्य करने वाले कृषकों को सम्मानित किया गया। जनपद स्तर पर 36 कृषकों और विकास खंड स्तर पर 40 कृषकों को पुरस्कार प्रदान किया गया। जनपद स्तरीय प्रथम पुरस्कार के रूप में 18 कृषकों को रुपये बता दें कि 7,000 प्रति कृषक प्रदान किए गए, जिनमें से 9 कृषक कृषि और 3 उद्यान, 3 गन्ना और 3 मत्स्य विभाग के थे। और इसी प्रकार द्वितीय पुरस्कार के रूप में 18 कृषकों के रूप में 5,000 प्रति कृषक की दर से पुरस्कृत किया गया, जिनमें से 9 कृषक कृषि, 3 उद्यान, 3 मत्स्य और 3 गन्ना विभाग से थे। विकासखंड स्तर पर कुल बता दें कि 40 कृषकों ने बताया कि 20,000 से लेकर कृषक की दर से पुरस्कार प्रदान किया गया, जिसमें कृषि, पशुपालन, उद्यान, मत्स्य, गन्ना, रेशम और दुग्ध विकास विभाग के लाभार्थी कृषक सम्मानित किए गए। सभी पुरस्कृत कृषकों में बताया कि मुख्य अतिथि, विशिष्ट अतिथि द्वारा साला और प्रशासित पत्र देकर सम्मानित किया गया। पुरस्कार की धनराशि संबंधित कृषकों के बैंक खातों में डीबीटी के माध्यम से स्थानांतरित की जाएगी। जनपद स्तर पर आपको बता दें कि अजय सिंह और पुत्र मुंशी सिंह ग्राम उमगावा विकास खंड सरसौला में 74.60 की गेहूं और वहीं उत्पाद प्राप्त की प्रथम पुरस्कार अर्जित किया गया। मनोज कुमार पुत्र सूर्य प्रताप ग्राम औरैया विकास खंड पात्रा से समान धन फसल के 73 क्विंटल के उत्पाद प्राप्त पर प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया। समारोह के उपस्थित मुख्य विकास अधिकारी ने कहा कि आज सम्मानित किए गए किसान अन्य कृषकों के लिए प्रेरणा स्रोत है। उन्होंने आपको बता दें कि एमफीओ से जुड़े कृषकों की आय वृद्धि पर प्रकाश डालते हुए अधिक से अधिक कृषकों को एमफीओ से जुड़ने की प्रेरित किया। उन्होंने बताया कि कानपुर क्षेत्र में मक्का के विकास हेतु राज्य स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें वैज्ञानिक द्वारा कृषकों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। साथ ही कृषि विभाग द्वारा समय समय पर आयोजित किए जाने वाले प्रशिक्षण कार्यक्रम से लाभ उठाने का आह्वान किया गया है। सम्मान समारोह की मुख्य अतिथि प्रमिला पांडे महापौर कानपुर नगर ने कहा कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री और उत्तर प्रदेश द्वारा कृषकों को अधिक से अधिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है, जिनमें ग्रामीण विद्युतीकरण और फसल बीमा, कृषक दुर्घटना बीमा आदि प्रमुख है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत किसानों के प्रतिवर्ष रुपये 6,000 रुपये सहायता सीधे उनके खाते में प्रदान की जा रही है। उन्होंने बताया कि मिल्टेस आदि की बढ़ती मांग पर प्रकाश डाला और इस अवसर पर डॉक्टर आर.के. वर्मा उन्हें कृषि निदेशक कानपुर नगर से कृषि विभाग द्वारा संचालित योजना विस्तृत जानकारी दी और स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह के जीवन पर उनके योगदान के संक्षिप्त प्रयास भी डाला। खबर अमरोहा से, जहां उत्तर प्रदेश के जनपद अमरोहा के तहसील मंडी में धनौरा के गांव चक वासीपुर के काफी समय से बंद तालाब के कारण गांव वासियों को बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ता था। बरसात के दिनों में तालाब का पानी नजदीक खेतों से चला जाता था, जिसके कारण फसल कटने से बहुत ही परेशानी होती थी और तालाब का गंदा पानी घरों में चला जाता था और गंदे पानी से बीमारी उत्पन्न हो जाती थी। कई बार सिंचाई विभाग की सूचना देने के बाद अब जाकर तालाब का निर्माण कार्य आरंभ हुआ है, जिससे गाँव वाले को काफी खुश नजर आ रहे हैं। और आज मैं जनपद अमरोहा के मंडी धनौरा तहसील के गांव बासीपुर में आया हुआ हूं और ये यहाँ तालाब पे बहुत अच्छा काम हो रहा है। बहुत अच्छे तरीके से जो है ये हमारे प्रधान जी हैं, बहुत अच्छे तरीके से यहाँ काम करा रहे हैं और बड़ी अच्छा सा लग रहा है। यानी कि पुलिया बनी है, इधर उधर से पानी जो इधर उधर जाता था ये सारा पानी आज इस तालाब के अंदर बाढ़ दिया इन्होंने प्रधान जी ने। अच्छा प्रधान जी, ये कितने समय से काम चल रहा है? ये लगभग 20-25 दिन हो गए यहाँ काम चलते हुए। अच्छा, आपका नाम क्या है? मेरा नाम देवेंद्र सिंह, ग्राम प्रधानपति वासीपुर। अच्छा, ये कितने दिन से काम चल रहा है यहाँ?
ये लगभग 20 दिन हो गए काम चलते हुए। अच्छा 20 दिन। अच्छा पहले दिक्कत क्या आती थी लोगों को यहाँ? दिक्कत ये आती थी यहाँ, ये इसमें शील्ड बन गई थी बहुत काफ़ी ज़्यादा, और इसमें जो है वो घास वगैरह जो है उगाई थी, जिससे पानी जो है नीचे नहीं जा रहा था, सोखता नहीं बना हुआ था, और लोगों के खेतों में पानी फ्लो होके जो है निकल जाता था, तो खेत वालों को काफ़ी दिक्कत आ गई थी। इसलिए इसकी लघु सिंचाई विभाग से मांग की और उन्होंने संज्ञान में लेते हुए इस कार्य को करा रहे हैं। अच्छा ये जो है मैं कैमरामैन से कहूँगा एक बार दिखा, में ये बहुत अच्छे से जो है तालाब को बनाया है, और जैसे कि बता रहे प्रधान जी इधर उधर पानी जाता था, ये उधर उधर पानी नहीं जाएगा, और इस तालाब के अंदर जो है चकबासीपुर का सारा पानी इस तालाब के अंदर आ जाएगा अब, क्योंकि कई सारी इधर से पुलिया भी बना दी हैं, करीबन 3 पुलिया बनी हुई है, जिनों से का पानी ये तालाब के अंदर जाने के लिए सुविधा करी गई है। और मैं कहूँगा आने वाले समय में जो बरसात हमारी होती है, जैसे क्या प्रधान जी बता रहे हैं, ये पानी जो है तालाब से बाहर चला जाता था, तो मैं कहूँगा अब तालाब से बाहर पानी नहीं जाएगा। और प्रधान जी बहुत अच्छे तरीके से आप काम कर रहे हैं, और गांव का विकास सारे लोगों का, सब लोगों का विकास में ही साझा होता है। आप बहुत अच्छे से विकास कर रहे हैं, और मैं कामना करूँगा आप ऐसे ही विकास करते रहें। अच्छा कुछ और कहना चाहेंगे आप गाँव में, जैसे जैसे आपने कोई काम कराए हैं? जी, गांव में पंचायत घर बनवाया है, सार्वजनिक शौचालय है, और राशन की दुकान, और काफ़ी सड़कें भी बनवाई हैं, नाली खरंजे वगैरह। तो प्रधान जी जो है चकबासीपुर से प्रधान जी हैं, और बहुत अच्छे तरीके से बासीपुर से और बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं, और पब्लिक जो इनों की जो बासीपुर की है ना, वो बहुत खुश है पब्लिक। आकाश टाइम से खबर बिलग्राम से, जहां पे बिलग्राम की ऐतिहासिक धरती पर एक बार फिर से धार्मिक आस्था, सांस्कृतिक वैभव और सामाजिक एकता की साक्षी बनी। जब बता दें कि रामलीला महोत्सव के अंतर्गत भगवान श्री राम के राजनीतिक और भव्य दिव्य आयोजन किया गया। आपको बता दें कि राम राजगद्दी समारोह में पूरे नगर भक्ति और उल्लास में डूबता हुआ नजर आया। प्रदेश के विभिन्न जनपदों में आए कलाकारों ने मनमोहक सांस्कृतिक और भक्तिमय झांकियों की प्रस्तुति की, वही श्रद्धालुओं की भाव विभोर कर दिया। भगवान श्री राम के राजतिलक के साक्षी बनने के इस क्षेत्र में हजारों की संख्या में गणमान्य नागरिक, श्रद्धालु और राम भक्त रामलीला के मैदान पहुंचे। रविवार की शाम रामलीला प्रदर्शनी समिति की ओर से भव्य राम दरबार सजाया गया। वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ जय श्री राम उद्घोष के बीच सर्वप्रथम समिति के महामंत्री राम सेवक यादव, प्रबंधक प्रतिनिधि बीपी सिंह, अध्यक्ष संयोजक धर्मेंद्र यादव, वरिष्ठ उपाध्यक्ष बबलू गुप्ता, सह प्रबंधक सैफ अली जाफरी और पारुल गुप्ता, पूर्व चेयरमैन मालती रमन गुप्ता, राजा रमन गुप्ता, अनुज यादव, सूरज यादव, शिवम यादव, राजीव सहित अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे। वहीं भगवान श्री राम के विधिवत राजतिलक किया गया। इस अवसर पर संयोजक धर्मेंद्र यादव ने कहा कि बिलग्राम रामलीला के महोत्सव केवल धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि हिंदू मुस्लिम एकता और सामाजिक सरसत्ता का जीवन उदाहरण है। जब सभी समुदाय का एक मंच पर भगवान श्री राम का राजतिलक करते हैं, तो यह संदेश पूरे समाज में वर्ष भर में सौहार्द और भाईचारे की भावना को मजबूत करता है। कार्यक्रम में सैकड़ों लोगों की सहभागिता। रामलीला महोत्सव के दौरान देर रात तक सांस्कृतिक और भक्तिमय झांकियों का सिलसिला जारी रहा। रमन ग्रुप में सहित कानपुर, लखनऊ और बरेली से आए कलाकारों में ब्रज की होली, राधा कृष्ण की लीलाओं की मनोहारी मंच किया। इसके अलावा आपको याद है कि हास्य, लोक नृत्य और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के दर्शकों ने खूब आनंदित किया। ताल म्यूजिकल ग्रुप की प्रस्तुति ने भी समा बांध लिया और प्रतिभागियों को भी किया गया सम्मानित। वही बिलग्राम रामलीला महोत्सव के अंतर्गत आयोजित प्रतियोगिता को उत्कृष्ट प्रदर्शन करने को सम्मानित किया गया। आतिशबाजी प्रतियोगिता में लालू साडी ने प्रथम और लल्लू के द्वितीय स्थान प्राप्त किए, और बैंड बाजा प्रतियोगिता में महाराजा बैंड के अनिस और गुड्डी में सर्वोच्च स्थान हासिल किया। इसके अलावा अवनी टेंट हाउस के अपदादे के अंकित कुशवाहा, ऋषिकांत, अननेश और हर्ष डीजे को भी सम्मान से नवाजा गया। खबर सोनभद्र से, जहां पर शक्तिनगर थाना क्षेत्र के अवैध राखड़ परिवहन में फर्जी नंबर प्लेट को एक मामले ने तूल पकड़ लिया। वीडियो वायरल होने से जिले के पत्रकारों में भारी रोष व्याप्त है। इस मामले की सूचना पुलिस को देने पर एक स्थानीय पत्रकार की कथित तौर पर गाली गलौज और जान से मारने की धमकी दी गई। यह घटना प्रेस की स्वतंत्रता, कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करती है। वहीं पुलिस ने भी मामले पर त्वरित कार्रवाई की और राखड़ परिवहन कर रहे 2 ट्रेलरों की नंबर प्लेट की
विसंगति पाए जाने पर ऑनलाइन चालान की कार्रवाई की है। थाना प्रभारी ने पत्रकार के साथ एक दुर्व्यवहार और धमकी के मामले में जांच का आवश्यक कार्रवाई करने से आश्वासन दिया। प्राप्त जानकारी के अनुसार दैनिक समाचार पत्र आज के शक्तिनगर क्षेत्र के संवाददाता अमित कुमार ने 22 दिसंबर 2025 की सुबह लगभग 9 से 10 बजे के बीच पीडब्ल्यूडी मार्ग पर राखड़ परिवहन कर रहे एक ट्रेलर को संदिग्ध अवस्था में देखा। बताया गया है कि मौके पर ही ट्रेलर की नंबर प्लेट बदल जा रही है, जिससे अवैध परिवहन की आशंका को भी गहरी हो रही है। मामले की गंभीरता को देखते हुए पत्रकार अमित कुमार को तत्काल इसकी सूचना डायल 112 और स्थानीय पुलिस को दी गई। पत्रकार का आरोप है कि पुलिस को सूचना दिए जाने के बाद संबंधित ट्रेलर चालक ने कथित रूप से वाहन संख्या BR3 GB 9534 के माध्यम से ट्रांसपोर्टर को कॉल किया, जिसके बाद फोन पर गाली गलौज और जान से मारने की धमकी का सिलसिला चालू हो गया। पत्रकार अमित कुमार का कहना है कि उन्होंने केवल इसलिए निशाना बनाया गया क्योंकि उन्होंने अवैध गतिविधि की सूचना पुलिस को दी, जो एक पत्रकार को संवैधानिक दायित्व है। उन्हें आशंका जताई कि यदि ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई नहीं हुई तो अवैध परिवहन माफिया के हौसले और बुलंद होंगे तथा सच उजागर करने वाले को दबाने की सिलसिला जारी रहेगा। पीड़ित पत्रकार अमित कुमार ने थाना प्रभारी शक्तिनगर को लिखित प्रार्थना पत्र सौंपते हुए निम्नलिखित मांग की है। फर्जी नंबर प्लेट लगाकर राखड़ परिवहन की गहन जांच, ओवरलैंडिंग परिवहन में संलिप्त ट्रांसपोर्टरों पर सख्त कार्रवाई, पत्रकार से गाली गलौज और धमकी देने वाले के खिलाफ विधिक कार्रवाई और भविष्य में पत्रकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने को भी ठोस कदम उठाने की मांग की है। खबर सोनभद्र से, जहां पे भाजपा सरकार द्वारा पेश किए गए अनुपूरक बजट विरोध में सपा को अनोखा प्रदर्शन किया गया। सपा ने भाजपा सरकार पर साधा बड़ा निशाना। जी हां, शिक्षा स्वास्थ्य की अनदेखी और बजट की जन विरोधी बताते हुए किया गया प्रदर्शन। भाजपा सरकार का विकास केवल कागजों तक सीमित, प्रदेश की जनता महंगाई बेरोजगारी से जूझ रही है। समाजवादी सरकार ने बने ट्रामा सेंटर, बने यूनिट और डिजिटल एक्सरे जैसी सुविधाओं को बेकार, मरीजों को सुविधाओं से वंचित किया जा रहा है। कार्यकर्ताओं ने रसोई गैस सिलेंडर, खाद्य पदार्थ और सरसों के तेल की बढ़ती कीमतों पर चिंता व्यक्त की है। बेरोजगारी दर बढ़ रही है और युवा की तलाश के दूसरे प्रदेशों में भटकने को मजबूर है। कोरियन कप सिरप से जुड़े मामले को लेकर सपा ने सरकार पर साधा निशाना। आरोप, भाजपा सरकार अपराधियों को बचाने का काम कर रही है और जहरीली सिरप के आरोपियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। कार्यकर्ताओं ने उठाया सवाल, माफिया के खिलाफ बुलडोजर क्यों नहीं चल रहा है। सपा कार्यकर्ताओं ने अनुपूरक बजट को किसान विरोधी, महिला विरोधी, शिक्षा विरोधी और स्वास्थ्य विरोधी बताया। वहीं डॉलर के मुकाबले रुपए का लगातार गिरना भी सरकार नीतियों के परिणाम। आज आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं यहाँ पे और अर्जी भी निकाले हैं, क्या है पूरा मामला? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी, प्रदेश की भाजपा सरकार ने कल अनुपूरक बजट पेश किया, लेकिन हम बताना चाहते हैं कि जब प्रदेश में शिक्षा और स्वास्थ्य की अर्थी निकाल गई है भाजपा सरकार, आज शिक्षा महंगा है और स्वास्थ्य की अगर बात किया जाए तो जनपद सोनभद्र में समाजवादी सरकार में ट्रामा सेंटर, बर्न यूनिट, डिजिटल एक्सरे बनाया गया था, लेकिन आज भी चालू नहीं है और सोनभद्र अति पिछड़ा जिला इलाका आता है, लेकिन आज आम जनमानस परेशान है। इसलिए आज हम लोग शिक्षा और स्वास्थ्य की अर्थी निकालकर भाजपा सरकार को घेरने का हम लोग काम कर रहे हैं। सरकार ने अनुपूरक बजट पेश किया है, क्या कहना है? देखिए, अनुपूरक बजट जो इनका पेश हुआ है, ये किसान विरोधी बजट है, महिला विरोधी बजट है, शिक्षा विरोधी बजट है और व्यापार विरोधी बजट है। आज दवा महंगा हो गया है, सिलेंडर महंगा हो गया है, पेट्रोल डीजल महंगा हो गया है, तो आप किस तरीके से प्रदेश का विकास करेंगे? रुपया लगातार गिर रहा है। इसलिए हम लोग प्रदेश की भाजपा सरकार के विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं। ये जहरीली कोरियन कप सिरप लगातार मामला उजागर हो रहा है। भाजपा सरकार सोई हुई है, कब आप बुलडोजर चलवाएंगे? इसलिए हम लोग
प्रोटीन कप सिरप को लेकर भी प्रदर्शन कर रहे हैं और मांग करते हैं ये माफियाओं पर बुलडोजर कब चलेगा। इनका ड्राइवर सो गया है क्या? केवल गरीबों पर बुलडोजर चलेगा, आम जनमानस पर बुलडोजर चलेगा, किसान पर बुलडोजर चलेगा। इसलिए आज हम लोग भाजपा सरकार के विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं। खबर महोबा से, जहां पे बुधवारा गांव के किसानों ने डीएम के यूरिया खाद की कालाबाजारी और ओवर रेट बिक्री की शिकायत की है। ग्रामीणों का आरोप है कि पूर्व की शिकायत पर जांच टीम ने कोई कार्रवाई नहीं की है। किसानों ने डीएम को ज्ञापन सौंपते हुए मौके निष्पक्ष जांच और उचित कार्रवाई की मांग की है। महोबा जिले के जैतपुर ब्लॉक के बुधवारा गाँव के ग्रामीणों ने यूरिया खाद की ओवर रेट बिक्री और कालाबाजारी को लेकर जिलाधिकारी की शिकायत की। ग्रामीणों का आरोप है कि अटेंडेंस ऑफिसर दिनेश नायक और उनके चहेते लोगों को 50-50 बोरी खाद दे रहा था, जबकि अन्य किसानों को अतिरिक्त शुल्क लेकर यूरिया खाद दी जा रही थी। और इस मामले में पहले भी शिकायतें की गई है और जांच टीम भेजी भी गई थी, लेकिन उनका कहना है कि जांच टीम ने कोई कार्रवाई नहीं की, जिससे हालत अब भी जस के तस बना हुआ है। बुधवारा गांव के चरण सिंह पप्पू, जय सिंह, प्रमोद, परमेश्वरी दयाल, अजय सिंह समेत बड़ी संख्या में किसान डीएम कार्यालय पहुंचे और अपने शिकायती पत्र के माध्यम से निष्पक्ष जांच की मांग की है। किसानों ने यह भी बताया कि इस पूरे प्रकरण का वीडियो रिकॉर्डिंग और गवाह मौजूद है, लेकिन जांच टीम ने उन्हें नजरअंदाज किया। ग्रामीणों ने जोर देकर कहा कि खाद की कालाबाजारी और ओवर रेट बिक्री से किसान सीधे प्रभावित हो रहे हैं और इससे उनकी लागत बढ़ रही है। उन्होंने डीएम से इस मामले पर तुरंत हस्तक्षेप कर उचित कार्रवाई करने की, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित करने की मांग की है। अधिकारियों की ओर से इस शिकायत पर अब तक कोई ठोस जवाब नहीं मिला है। किसान का कहना है कि यदि निष्पक्ष कार्रवाई नहीं हुई तो आगे आंदोलन करने को भी मजबूर होंगे। सर, हमारे यहाँ पे जो है ब्लैक खाद हुआ है, किसानों को नहीं दिया गया है। और जो 2-4 किसान वहाँ मौजूदगी में पहुंचे हैं तो उनको जो है 2-2 बोरी 300-300 के रेट में दिया है। इसलिए जिसको 50-50 बोरियां दी हैं उनको किस रेट से दिया है जो कोई जानकारी हम लोगों को नहीं है। लेकिन सबको जो है 2-2 बोरी 1-2 दिन पहले बता था तो 2-2 बोरी दी गई थी। फिर जो है उनने टेवली भाव दी रख की और लगभग 400 बोरी ब्लैक हुई है। की जा रही है, इसमें क्या कहेंगे ग्रामीण? अब सर यही है कि उनके साथ जो है जो कालाबाजारी कर रहे हैं उनके साथ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। क्या आश्वासन मिला है मैडम से? अभी जो है जा रहे हैं हम लोग तो मैडम से मिल रहे हैं। खबर शाहजहांपुर से, जहां पे सपा महिला सभा का नीतीश कुमार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। हिजाब खींचने के आरोप पर भी इस्तीफे की मांग की। समाजवादी पार्टी की महिला सभा ने अब कदर के आज बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। महिला सभा के कार्यकर्ताओं ने कलेक्टर पहुंचकर नारेबाजी की और धरना भी दिया। यह प्रदर्शन उस कथित घटना के विरोध में किया गया जिसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर एक मुस्लिम महिला डॉक्टर सार्वजनिक मंच से हिजाब खींचने के आरोप लगाया गया है। सपा महिला सभा का कहना है किसी भी महिला का हिजाब उतारना उसकी निजता और सम्मान का खुला उल्लंघन है। महिला सभा ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री द्वारा की गई यह हरकत न केवल एक महिला का अपमान है बल्कि एक संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति असंवेदनशील मानसिकता को भी दर्शाता है। प्रदर्शन कर रहे महिलाओं ने इस पूरे मामले को गंभीर बताते हुए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से तत्काल इस्तीफे की मांग की है। महानगर उपाध्यक्ष और जाफरी ने कहा कि किसी भी महिला के हिजाब उतारना उसकी निजता और सम्मान पर हमला है। एक मुख्यमंत्री द्वारा ऐसा व्यवहार बेहद ही निंदनीय है। हम मांग करते हैं कि नीतीश कुमार नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए तुरंत इस्तीफा दे। सपा महिला सभा ने चेतावनी दी है कि यदि इस मुद्दे पर कार्रवाई नहीं की गई तो आंदोलन को और तेज किया जा सकता है। क्यों आए हो, किसको ज्ञापन दिया आपने? जो श्री नीतीश कुमार जी ने, जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं, जो उनने इतनी मतलब बेकार हरकत की है उसके लिए हम कहना चाहेंगे कि उन्हें माफ़ी मांगना चाहिए और उन्हें कुर्सी से बर्खास्त कर देना चाहिए और उनके ऊपर केस भी डालना चाहिए जिससे उन्हें सजा हो। और इसके लिए किसी भी महिला, कोई भी महिला हो, चाहे किसी भी तरीके के कपड़े पहने हो, उसके ऐसा नहीं करना चाहिए कि उसका कहीं साड़ी का पल्लू खींच लिया या हिजाब का पल्लू खींच लिया। वो उसकी महिला, अगर आप शांति से भी कहो कि अगर हिजाब हटा दे तो वो लड़की हटा देती। जरूरी नहीं था हमारा जबरदस्ती हिजाब खींचा जाए। ये बहुत गंदी हरकत की है उन्होंने। इसके लिए उन्हें माफ़ी मांगना चाहिए और कुर्सी से उन्हें बर्खास्त कर देना चाहिए। मैं इतना ही कहना चाहती हूँ। क्या नाम है आपका?
खबर मुरादाबाद से, जहां पे मुरादाबाद में पूर्ति विभाग और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई ने एक ऐसे खतरनाक अवैध कारोबार का पर्दाफाश किया जो किसी भी व्यक्ति सैकड़ों लोगों की जान ले सकता है। थाना आपको बता दें कि मुढ़ा पांडे क्षेत्र के काशीपुर अलीगंज मार्ग स्थित गांव दलतपुर में आपको बता दें घर के अंदर संचालित फर्जी पेट्रोल पंप से सील कर दिया गया है। इस पंप से न केवल कानून की धज्जियां उड़ाई गई जा रही है बल्कि पूरे इलाकों को चलते फिरते बारूद के ढेर पर बैठा दिया गया है। गाँव के बीच चल रहा था पेट्रोल डीजल का अवैध धंधा। प्रशासनिक जाँच के सामने आया है कि उक्त स्थान पर बिना किसी वैध लाइसेंस, एनओसी और विस्फोटक विभाग की अनुमति के पेट्रोल डीजल के कदर की भंडारा और बिक्री की जा रही है। सुरक्षा मानकों की पूरी तरह से नजरअंदाज करते हुए आवासीय क्षेत्र भीतर मशीन लगाकर खुलेआम डीजल बेचा जा रहा था। विशेषज्ञों के अनुसार इस तरह के अवैध भंडार के जरा सी चिंगारी भी भीषण विस्फोट के कारण बन सकती है। शिकायत के बाद हरकत में आया प्रशासन। पेट्रोल पंप एसोसिएशन द्वारा कई गई शिकायत के बाद जिला पूर्ति अधिकारी संजीव कुमार निर्देश में पूर्ति विभाग की टीम आज दोपहर करीब 2:2:30 पर बता दें कि मौके पर पहुंची। जैसे ही टीम ने छापेमारी शुरू की, गांव में अफरा तफरी मच गई। जांच में स्पष्ट हुआ है कि बायोडीजल की आड़ में असली डीजल बेचा जा रहा था, जिससे सरकार को राजस्व की भारी क्षति हो रही है। मौके पर बता दें कि 900 लीटर डीजल बरामद ने मौके से करीब 900 लीटर डीजल अवैध फ्यूल डिस्पोजिंग मशीन, अन्य उपकरण बरामद किए। किसी भी प्रकार के वैध दस्तावेज मौके पर मौजूद नहीं था। पूछताछ के सामने आया है कि मौके पर मौजूद व्यक्ति ने अपना नाम तामिर मियां पुत्र आमिर मियां और निवासी दौलतपुर बताया और उसने लिखित बयान स्वीकार किया है। वही पिछले करीब 3 महीने से यह सैलरी बेस पर सेल्समैन था। अभी कुछ देर पहले ही जनपद मुरादाबाद के सप्लाई डिपार्टमेंट के कुछ अधिकारी एक एप्लीकेशन लेकर के थाना मुढ़ा पांडे पे गए हैं और उन्होंने उस तहरीर में ये बातें अंकित की हैं कि एक व्यक्ति जिसका नाम तहनीर है, तहनीर सन ऑफ आमिर, ये दलपतपुर का रहने वाला है। ये अपने घर के अंदर से विदाउट अथॉरिटी, विदाउट वैलिड डॉक्यूमेंट वहाँ पे एक मशीन लगा करके और उससे डीजल बेच रहा था। वहाँ से वो मशीन प्लस कुछ ऐसे बिल्स जिसको इन्होंने बेचा है वो, और उसके साथ साथ समोतर 900 लीटर्स उन्होंने डीजल भी वहाँ से बरामद किया है। इस पे सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है और जो व्यक्ति है उसके विरुद्ध है जो भी आवश्यक कार्रवाई होगी, जो भी उसके विरुद्ध आवश्यकता होगी उसके हिसाब से उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सर, जिस तरीके से आबादी के बीच में पेट्रोल पंप चल रहा था, जो जिम्मेवार विभाग है, कहीं ना कहीं उन पे सवाल खड़े हो रहे हैं क्योंकि उसमें टैंक भी बनाए थे, मशीनें भी थी, बाकायदा बिल निकाल के दिया जाता। देखिए, ऐसा कहना अभी इसलिए संभव नहीं है कि अभी तो ये जानकारी प्राप्त हुई है हम लोगों को और हम उसमें अभियोग पंजीकृत कर रहे हैं और उसमें कितने मशीन है, उसका स्वरूप क्या था, किस तरीके से उसने टैंक में रखा हुआ था, कहाँ से बेच रहा था, ये सारी चीज़ें हमारे इन्वेस्टिगेशन की पार्ट है और हम लोग अभी अभियोग पंजीकृत कर रहे हैं। उसके बाद धीरे धीरे सब चीज़ निकल के आएगी। जी। खबर मुरादाबाद से है, जब आपको बता दें कि बवाल जैसे हालत हुई है, वहीं आपको दें कि इंपीरियल चौक पर फुटा आक्रोश। बांग्लादेश के खिलाफ सड़कों पर उतरे वीएचपी व बजरंग दल के सैकड़ों कार्यकर्ता पुतला दहन से माहौल को गरमाया। वहीं मुरादाबाद के सदर थाना कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत बोलगया चौकी स्थित इंपीरियल चौराहा उस समय हॉट स्पॉट बन गया जब बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे कथित अत्याचार के विरोध में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने जोरदार प्रदर्शन किया। सैकड़ों की संख्या में पहुंचे कार्यकर्ताओं ने बांग्लादेश विरोधी नारे लगाए और चौराहे पर पुतला दहन कर आक्रोश जताया। भारी भीड़ को देखते हुए पुलिस अलर्ट मोड पे है। वहीं इंपीरियल चौकी छावनी में तब्दील कई थानों को फोर्स तैनात और पुलिस कार्यकर्ताओं के बीच हल्की धक्का मुक्की जोरदार किया गया। वहीं यातायात प्रभावित बाद में पुलिस ने संभाला मोर्चा। प्रदर्शन के दौरान माहौल उस वक्त और गर्मा गया जब कार्यकर्ताओं ने चेतावनी भरे नारे लगाए। स्थिति को बिगड़ने से रोकने के लिए पुलिस ने संयम बरतते हुए आपको कहते कि मोर्चा संभाला और किसी बड़ी घटना को टाल दिया। वीएचपी वर्जन की राजकमल गुप्ता, बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो रहे अत्याचार पर बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। हमारी मांग है कि बांग्लादेश सरकार तुरंत इन्हें रोके, नहीं तो विरोध और तेज होगा। पुलिस वर्जन बता दें कि जिस तरह से स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है और कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने वाले पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। शहर में हाई अलर्ट और संवेदनशील इलाकों में पुलिस गश्त तेज हो गया। महानगर बजरंग दल द्वारा किया जा रहा है
स्पष्ट रूप से बांग्लादेश के प्रधानमंत्री को बताना चाहता हूँ, वो समझ जाए, यदि अगर यहाँ का बजरंग दल खड़ा हुआ तो बांग्लादेश के अंदर घुस के ही उसको अपने हाथ से जाके फांसी देगा। साफ कहता हूँ, बांग्लादेश की सरकार होश में आ जाओ, हिंदुओं का अत्याचार बंद करो। यदि अगर ये नहीं किया तो जैसा बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो रहा है, वैसा हिंदुस्तान के अंदर रोहिंग्या बांग्लादेशियों के खिलाफ बजरंग दल सख्त में। खबर श्रावस्ती से, जहां पे राप्ती बैराज लक्ष्मणपुर कोठी में चौधरी चरण सिंह की जयंती श्रद्धा और भी धूमधाम से मनाई गई। सिंचाई विभाग परिसर स्थित प्रतिमा पर फूल माला अर्पित कर दी गई, श्रद्धांजलि भी दी गई। वहीं समाज सेवा के विभाग कर्मचारियों ने याद किए किसान हितैषी विचार। चौधरी चरण सिंह को किसानों का सच्चा मसीहा बताया गया। आपको बता दें कि भोला पासवान ने कहा कि उनकी नीतियां आज भी प्रासंगिक है। नफीस अहमद और लहरी अंसारी ने युवाओं को आदर्श बनाने की भी अपील की है। बलराम प्रजापति, उमेश कुमार विश्वकर्मा भी मौजूद रहे। कार्यक्रम शांतिपूर्ण और गरिमामय माहौल में संपन्न हुआ। खबर बदायूं से, जहां पे बता दें कि दातागंज उसावा थाना क्षेत्र के गांव चिकन नगरिया में ट्रैक्टर की कंपलिंग लिपट कर युवक की मौत हो गई है। घटना मंगलवार दोपहर लगभग बता दें कि बताई जा रही है। और चिकन नगरिया निवासी मुन्ने लाल पुत्र लेखराज शुभांशु 18 वर्ष के पुत्र मुनीष आटा चक्की चला रहे थे। वहीं टैंकर के पीछे आटा चक्की के हिसाब की कॉपी रखी हुई थी। उसी समय मुन्ने लाल ने झुककर आटा चक्की के हिसाब वाली डायरी उठाई, जहां मुन्ने लाल के गले पकड़ा, वही बता दें पड़ा गमछा ट्रैक्टर की कंपलिंग में लिपट गया, जिससे लिपट कर मुन्ने लाल की दर्दनाक मौत हो गई। मृतक में 5 बच्चे, वहीं बता दें कि 2 बेटे और 3 बेटियां बताई जा रही है, जिसमें से एक बेटी की शादी 2 वर्ष पहले हो गई थी। मृतक ट्रैक्टर पर आटा चक्की चलाकर अपना जीवन यापन करता था। मृतक का बड़ा बेटा दिल्ली प्राइवेट नौकरी करता है। घटना सूचना मिलने पर थाना अध्यक्ष और वीरपाल सिंह तोमर ने फोर्स पर तैनात साथ में रहे और वहीं शव का सील कर पीएम के लिए भेज दिया। मृतक मुन्ने लाल ने बीते 1 वर्ष पूर्व में सौर ऊर्जा से आटा चक्की लगाई थी, जिसके बाद ठंड कोहरा शुरू होने के बाद सौर ऊर्जा पैनल ना काम कर रहा था, जिस पर मृतक मुनीलाल ने पुराना ट्रैक्टर लेकर कोहरा के समय में ट्रैक्टर से आटा चक्की चला लेते थे, जिससे परिवार भी चलता था। खबर लखनऊ से, जहां पे सहकारी चीनी भवन कार्यक्रम में बता दें कि कार्यालय में सहकारी चीनी मिलों के कई जनपदों से आए 24 मिलों को सम्मानित पदाधिकारियों ने कार्यालय में की गई महत्वपूर्ण बैठक प्रबंधन निदेशक महोदय से लंबित मांगों को लेकर गहन चर्चा की गई। कर्मचारियों ने मूलभूत समस्याओं में महंगाई भत्ता, आउटसोर्सिंग, कर्मचारियों को समान कार्य और समान वेतन की मांग की और दैनिक वेतन भोगी कुछ कर्मचारी ऐसे हैं जिनको 7वां वेतन नहीं मिल रहा है। उनकी समस्याओं को लेकर प्रांतीय अध्यक्ष कालूराम जी ने बताया कि मैडम ने कर्मचारियों के हितों की बात की है और उन्होंने कहा कि जब तक मैं इस पद पर हूं, मेरी तरफ से कोई ऐसी बात नहीं होने होगी कि मैं पूरा प्रयास कर समस्याओं को जितनी जल्दी हो सकेगा समाधान करूंगा। अध्यक्ष जी, जो आज यहाँ पे आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाया है, किन विषयों को लेकर कर रहे हैं और क्या कहना चाहते हैं? दरअसल मैं अपने सभी पत्रकार बंधुओं का धन्यवाद करता हूँ। आज हमारी बैठक थी, अभी संगठन के सभी प्रतिनिधियों की बैठक थी और उनसे पहले हमारी माननीय प्रबंध निदेशक महोदय हैं, उनसे हमारी बैठक हुई। बिंदु थे हमारे कर्मचारियों की 3 मूलभूत समस्याएं थी। नंबर 1 महंगाई भत्ता और आउटसोर्स कर्मचारियों को समान कार्य समान वेतन देने की बात थी। और हमारे जो दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी थे, उनके किसी तरह के कुछ कर्मचारी ऐसे हैं जिनको 7वां वेतन नहीं मिल रहा, घंटे में काम कर रहे, तो उनके संबंध में भी वार्ता हुई। मैडम जी ने बहुत साफ सुथरे लहजे में बात की और कर्मचारी हित की बात की। उन्होंने कहा कि जब तक मैं इस पद पे हूँ, मेरी तरफ से कोई ऐसी बात नहीं होगी। मेरा पूरा प्रयास यही है कि कर्मचारी की समस्याओं का जितनी जल्दी हो उतना मैं समाधान करा दूँ। और शासन स्तर पर भी हमारी बात हो चुकी है, वहाँ से भी हमें पॉजिटिव उत्तर मिला है। तो आपके डीए का जो प्रकरण है, ये हम अगले 1 हफ्ते 1.5 हफ्ते में इसको पूरा करा देंगे। तो ये आश्वासन माननीय
प्रबंध निदेशक महोदय ने हमें अभी दिया है, अभी 1 घंटा पहले हमारी बातचीत। क्या कौन सी मांगे हैं जो आपकी मुख्य मांगे हैं? मुख्य मांगे एक तो हमारी महंगाई भत्ता है जो जनवरी 2023 से लंबित चल रहा है, और संविदा कर्मियों को लेकर भी कुछ वार्ता है? नहीं, आउटसोर्स कर्मचारियों का था समान कार्य समान वेतन, सभी चीनी मिलों में एक जैसा वेतनमान। इसके लिए उन्होंने बड़ा स्पष्ट किया कि हम इसका ब्यौरा तैयार कर रहे हैं और उसमें काम चल रहा है, ये हम सबका सभी चीनी मिलें एक जैसा वेतनमान करा दें। ये बातों पर उन्होंने हमें अच्छा आश्वासन दिया और काम चल भी रहा है, संघ स्तर पर कार्रवाई चल रही है। संतुष्ट हैं? हम संतुष्ट हैं और महोदय के व्यवहार से भी संतुष्ट हैं। उन्होंने जो आश्वासन दिया, हमारे पूरे प्रतिनिधि मंडल था उनके सामने और अधिकारी लोग भी, जिम्मेदार अधिकारी भी वहाँ बैठे हुए थे, बहुत साफ शब्दों में कहा है कि अब आपका महंगाई भत्ते का प्रकरण अगले 1 से 1.5 हफ्ते में ये आपको मिल जाएगा। कब से बाकी चल रहा था? ये जनवरी 2023 से बाकी है। इस समय हमारा 20% बकाया है। चीनी मिलों से प्रस्ताव भी आए हुए हैं। हमने बहुत स्पष्ट कहा कि फिलहाल हमारे 12% के प्रस्ताव आपके कार्यालय में विचाराधीन है, पहले आप उनको ही करा दें, कम से कम उनको तो करा दें। उन्होंने कहा ठीक है, उसमें हम कोई हमारी तरफ से कहीं कोई रुकावट नहीं होगी। और शासन में जहाँ से अनुमोदन होना है, हमारी उनकी बात हो गई। जो हमारी गन्ना प्रमुख सचिव गन्ना है, उन्होंने भी उनको आश्वासन दिया है कि हमारे चूंकि गन्ना आयुक्त जो है इस समय छुट्टी चल रही है मैडम, वे जैसे ही आ जाएंगी तो उनके आने के 1-1.5 हफ्ते के अंदर आपका महंगाई भत्ते का प्रकरण ये कंप्लीट हो जाएगा। आपको महंगाई भत्ता पूर्व की बातें मिलता है। खबर प्रतापगढ़ से, जहां पे अतिक्रमण और साफ सफाई को लेकर व्यापारी पहुंचे नगर पालिका। जी हां, बता दें कि नया सपा अध्यक्ष और प्रतिनिधि विशाल सिंह और ईओ राकेश कुमार के साथ बैठक के व्यापारियों ने अतिक्रमण और साफ सफाई का सुझाव भी दिए। पंजाबी मार्केट में जाम और अतिक्रमण की मुख्य समस्या ठेले वाले दुकान में है, वहीं अतिक्रमण के मुक्त होने के लिए 9 वोटिंग जोन घोषित किया गया। अध्यक्ष प्रतिनिधि विशाल सिंह और ईओ राकेश कुमार व्यापारियों से मांग की सहयोग की। व्यापारियों ने बता दें कि बेतरतीब चलने वाले रिक्शा पर लगाम लगाने की भी मांग की है। नगर पालिका परिषद बेला प्रतापगढ़ में व्यापारियों से एक मीटिंग आहूत की गई थी। उस मीटिंग के दौरान यह वार्ता हुई कि शहर को और कैसे साफ सुथरा सुंदर रखा जा सके। तो इसमें व्यापारी भाइयों ने जो है कुछ अच्छे सुझाव रखे हैं, उस पर नगर पालिका शीघ्र ही कार्रवाई करेगी तथा नगर पालिका द्वारा व्यापारी भाइयों से सहयोग की अपील की गई है कि आप जब भी दुकान खोलें अपना, और झाड़ू लगाने के बाद जो कूड़ा निकले वो आप अपने डस्टबिन में रखें। नगर पालिका की गाड़ी 11 बजे आपके डस्टबिन से कूड़ा उठा के अपने गाड़ी में डालेगी, जिससे शहर साफ सुथरा और सुंदर लगे। और तरह की वार्ता हुई हैं कि और शहर को कैसे अतिक्रमण मुक्त रखा जाए। इसके लिए शहर में 9 बिल्डिंग जोन बनाए जाने की बात कही गई है। और जो भी अस्थायी रूप से जो है हमारे दुकान लगते हैं, फल वल के जो भी ठेला वाला लगाते हैं, उनको वेंडिंग जोन में पहुंचाया जाएगा, जिससे वो किसी भी प्रकार के उत्पीड़न से बचेगा। धन्यवाद। कि शनिवार को बैठक थी और विशाल जी ने जिस हिसाब से बैठक में शुरुआत की और प्रतापगढ़ को जाम मुक्त बनाने के लिए उन्होंने 9 वेंडर जोन चुने। और ठेले वाले अगर वेंडर जोन में चले जाते हैं तो प्रतापगढ़ की आधी समस्या, जो जाम की सबसे बड़ी समस्या हमारे प्रतापगढ़ की है, वो दूर हो जाएगी और प्रतापगढ़ काफी हद तक आगे बढ़ने के कगार पे आएगा। जो हमारी मेन मांग चलती है पार्किंग की, काफी हद तक उस पर भी काम शुरू है और काफी हद तक विशाल जी के कहने के अनुसार हमें जल्द ही पार्किंग की भी सुविधा मिल जाएगी। क्या मांगे हैं? हमारी सबसे बड़ी जो मांगे हैं भाई, सबसे पहले तो हमें पार्किंग चाहिए और दूसरी मांग
हमारी प्रशासन से है कि ई रिक्शों का जो बेतरतीब तरीके से चलना है उस पे कंट्रोल लगाया जाए और ई रिक्शों को एक सलीके से चलाने का या उनका रूट निर्धारित किया जाए, जिससे जाम की समस्या से अगर ठेले हट जाते तो काफी हद तक जाम की समस्या कम हो जाती है। लेकिन अगर ये ई रिक्शे भी अगर रूट वाइज चलेंगे तो हमारा प्रतापगढ़ बिल्कुल जाम मुक्त हो जाएगा और साफ सुथरा प्रतापगढ़ हर आदमी को दिखाई देगा। मैं कुलदीप सिंह, युवा व्यापार मंडल अध्यक्ष। खबर सोनभद्र से, जहां पे भूभाग अधिकारियों ने किया खदान का दौरा। जी हां, खनन में भूजल प्रदूषित, किसानों को हो रहा है नुकसान। और सोनभद्र के बिजली मारकुंडी खनन क्षेत्र का बाड़ी खनन इलाके में खननकर्ता नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। यहां आपको बता दें कि डीसीएम खनन विभाग और भूभाग विभाग के मानकों को ताक पर रख कर काम किया जा रहा है, जिससे मजदूरों की जान जोखिम में है और पर्यावरण को नुकसान भी हो रहा है। वही बता दें कि खननकर्ता अवैध बुलडोजर खदानों से मानक के अधिक विस्फोटक लगाकर लगातार बोल्डर निकाल रहे हैं और इससे बड़े गहरे गड्ढों में भूभाग से निकले वाला पानी भी भर गया है। खदानों में अत्यधिक पानी भरने के कारण खननकर्ता इसे बाहर निकालकर डिस्पोज कर रहे हैं। वही बता दें कि यह दूषित पानी आसपास के कृषि क्षेत्रों के किसानों के लिए समस्या बन रहा है। वही भूभाग में जाने से जल प्रदूषित हो रहा है। क्षेत्र में बढ़ते प्रदूषण को लेकर शिकायतकर्ताओं निर्भय चौधरी ने मुख्यमंत्री को पत्र देकर शिकायत की थी। साथ ही भूभाग विभाग और खनन निदेशक और पत्र लिखकर मंगला स्टोन में रहकर लगातार चल रहे दोहन और अवैध खनन का शिकायत भी की थी। शिकायत के बाद सोमवार शाम को जिला भूवर्ग जल प्रबंधन परिषद सोनभद्र नोडल अधिकारी बी पोर्टल के विक्रांत सिंह और अन्य अधिकारी मौके पर पहुंचे। उन्होंने स्थल निरीक्षण किया। हालांकि वो खदान निचले हिस्से के बैरिकेडिंग पे लगे होने की बताया जा रहे थे। भूवर्ग के पोर्टल अधिकारी विक्रांत सिंह ने खदान के ऊपर से हुआ मौका मुआयना कर वीडियो बनाया। उन्होंने बताया कि संबंध में जिलाधिकारी और जिला भूवर्ग जल प्रबंधन परिषद सचिव सीडीओ जागृति अवस्थी रिपोर्ट सौंपी जाएंगी। उन्होंने पाया कि खननकर्ता खनन की आड़ में लगातार जल को दूषित कर रहे हैं, जिससे आप बता दें कि आसपास के भूजल के प्रदूषित होने की पूरी संभावना बन रही है। बता दें कि शिकायतकर्ताओं के निर्भय चौधरी ने बताया कि मंगला प्रसाद की खदान में मानक के 4 गुना अधिक विस्फोटक का इस्तेमाल बोल्डर निकाला जा रहा है, जिससे राजस्व की क्षति हो रही है। तो भूभाग जल दोहन कर क्षेत्र में जल प्रदूषित करने की हिमाकत की जा रही है। उन्होंने यह भी कहा कि यदि शिकायत पर त्वरित कार्रवाई नहीं होती है तो इस मामले को लेकर उच्च न्यायालय तक जाएंगे। आपका परिचय? मेरा नाम निर्भय चौधरी है। निर्भय जी, आपके शिकायत करने पर जी खनन टीम में जांच आई थी जी। क्या है पूरा मामला? मामला ये है सर कि हमने मंगला प्रसाद का, शिव स्टोन का और बीसीएस इंटरप्राइजेज का शिकायत किया था, जो मानक के विपरीत ये काम कर रहे हैं। तो उस पर भूगर्भ के अधिकारी आए थे, नोडल अधिकारी, उन्होंने जांच किया। वो बताए कि भूगर्भ का जो वाटर लेवल है बहुत नीचे जा चुका है। तो उनके जांच से क्या आप संतुष्ट हैं? नहीं, अभी संतुष्टि तो जब वो लिखित में बताएंगे कि क्या उन्होंने स्टेटमेंट दिया तो उसके बाद मैं आपको बताना चाहूँगा महोदय कि जो बिल्ली मारकुंडी में खदान चल रहे हैं इस समय, कुछ हफ्ते पहले डीजीएमएस के द्वारा 37 खदानों को बंद कर दिया गया था, लेकिन अभी कुछ खदानें 4 से 5 खदानें चल रही हैं जो मानक के विपरीत विस्फोटक लगा के अत्यधिक बोल्डर निकाल दे रहे हैं। तो अधिकारी जांच करने आ रहे हैं जी, तो क्या वह कुछ आपको कुछ ज्ञान दे रहे हैं कि क्या ऐसा सही हो रहा है, गलत हो रहा है? देखिए, हम लोग का तो प्रयास है कि अवैध खनन न चले। अब अधिकारी इसके पीछे क्या मंशा है उनकी, अब वो अधिकारी बताएंगे कि वो चलने देंगे कि नहीं चलने देंगे। जैसा कि देखा गया है, अभी खनन हादसा हुआ था जी, उसमें पेटीदारों को ऊपर कार्रवाई हुई है। देखिए, खनन करता है उनके ऊपर कार्रवाई नहीं हुई। नियम से तो पेटीदार के ऊपर कोई कार्रवाई होनी नहीं चाहिए। पेटीदार का कोई रजिस्ट्रेशन होता नहीं है। नियम से निकालने का तो जो खनन करता है, जो माइंस का मुख्य है, उसके ऊपर होना चाहिए। डीजीएमएस के द्वारा चिन्हित किए जाते हैं माइंस मैनेजर, ब्लास्टर, फोरमैन, वो मुख्य भूमिका उनका है। पेटीदार का इसमें कोई भूमिका नहीं है। पेटीदार पर क्यों मुकदमा किया गया उनके ऊपर? अभी तो अधिकारी बताएंगे कि उनकी संलिप्तता पेटीदारों की क्या रही है। तो
ये अधिकारी बता पाएंगे। बिल्ली मारकुंडी में वर्तमान समय में कितनी खदानें चल रही हैं, कौन कौन सी वो खदान है? देखिए यहाँ पे तो बिल्ली मारकुंडी में 5-6 खदानें चल रही हैं। 2-3 खदानों का हमने शिकायत किया है जो हमारे क्षेत्र में बिल्ली मारकुंडी में आ रही हैं, जैसे मंगला प्रसाद हैं और शिव स्टोन हैं। तो ये विस्फोटक बहुत ज़्यादा यूज कर रहे हैं, जिससे पहाड़ियों की श्रृंखला बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जा रही है और ये अत्यधिक बोल्डर निकालने के चक्कर में मानक से विपरीत विस्फोटक यूज कर रहे हैं। क्या अधिकारियों मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय को, माननीय डीजीएमएस महोदय को, माननीय महोदया खनन निदेशक महोदय को हमने पत्र को भेज के अवगत करा दिया है। अब फिर जांच की टीम आती है, देखते हैं इसमें क्या कार्रवाई होती है। जैसे अधिकारियों ने बोला है कि बेंच बनाकर खनन करना है, क्या आप बेंच बना रहे हैं आप? देखिए बिल्ली मारकुंडी क्षेत्र में तो किसी का बेंच बनने का है ही नहीं है, एरिया ही नहीं है कोई बेंच बना सकें। तो इस पे क्या वो खनन इसी तरह कर रहे हैं पहले जैसा? खनन करने योग्य तो है ही नहीं, इतनी डेंजर हो गई हैं खदानें कि खदानों को तो बंद कर देनी चाहिए, नई खदानों को चालू करना चाहिए, या तो फिर ये बेंच बना के या एरिया अपना बढ़ाएं, बेंच बना के निर्माण करें, उसके हिसाब से खनन करें। देखिए सरकार हमारी रोजगार खोलने के लिए, अपने राजस्व की वृद्धि के लिए खनन पट्टे करती है, लेकिन यहाँ रोजगार के नाम पे एकदम जीरो है। मजदूरों को रोजगार नहीं दिया जाता है। ये बड़ी बड़ी पोकलेन मशीनें से काम करवा रहे हैं, जिससे अत्यधिक बोल्डर निकाल सकें, एक खुद मालामाल हो सकें। और जब मानक से ज़्यादा बोल्डर ही निकालेंगे तो सरकार के राजस्व का भी ये चूना लगा रहे हैं। जैसे एक खदानों में 50,000 घन मीटर मानक तय किया गया है, घन मीटर साल भर का। ये साल भर निकालने से, साल भर से पहले ये कम से कम 5 लाख घन मीटर निकाल दे रहे हैं। जब अवैध विस्फोटक, जैसे विस्फोटक की मात्रा डीजीएमएस के द्वारा 100 केजी तय की गई है एक दिन का, और ये कम से कम 5 गुना 500 केजी 700 केजी विस्फोटक यूज कर रहे हैं। अब अगर इनकी विस्फोटक सप्लायरों की RE13 की जांच कर ली जाए तो पूरा भंडाफोड़ हो जाएगा इनका। तो आप सरकार को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं माननीय मुख्यमंत्री जी महोदय से कहना चाहूँगा, महोदय सभी अधिकारियों को आप एक बार भेज के भौतिक परीक्षण करवा लें, उसके बाद खदानों को चालू करने का कृपा। खबर श्रावस्ती से, जहां पे सरकारी योजनाओं के नाम पर साइबर ठगों का खेल बेनकाब किया जा रहा है। किसान, मजदूरों और गरीबों को झांसा देकर 40 से 50 लाख की ठगी। जी हां, पुलिस ने 2 साइबर ठगों का दबोचा, महिला सहित 3 की तलाश जारी है। श्रावस्ती के सिरसिया और सोनवा थाना क्षेत्र में सक्रिय साइबर ठग गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। सरकारी योजना, सब्सिडी और अनुदान का लालच देकर बैंक खाते खुलवाए गए। आधार, पैन, ATM और सिम अपने कब्जे में लेकर लाखों की अवैध ट्रांजैक्शन। पुलिस के 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया। SP राहुल भाटी के मुताबिक खातों से करोड़ों के ट्रांजैक्शन के सबूत मिले हैं। और बता दें कि ATM, सिम कार्ड, मोबाइल फोन और बैंक दस्तावेज बरामद किए हैं। गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश में दबिश दी जा रही है। क्षेत्र के अंतर्गत सरकारी योजनाओं का लाभ देकर के साइबर ठगी की गई है, सर क्या है पूरा मामला? देखिए, थाना सोनवा और थाना सिरसिया में 2 साइबर ठगों की गिरफ्तारी हुई है। इस संबंध में दोनों थानों पर 2 मुकदमे पंजीकृत किए गए हैं, जो कि BNS की धारा 3(5), 111, 319(2), 318(4) और 351(3), 352 और 111 BNS में पंजीकृत किए गए हैं। इसमें टोटल दोनों मुकदमे मिलाकर 5 अभियुक्त हैं, जिनमें से 2 अभियुक्तों की गिरफ्तारी हो गई है। इन अभियुक्तों का जो मोडस ऑपरेंडी था, ये जो गरीब और किसान व्यक्ति हैं उनको सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाकर खाते खुलवाते थे। उनको बताते थे कि तुम्हें इन खातों से इतना अमाउंट का तुम्हें लाभ होगा। उनको शुरुआत में खाता खुलवाने के लिए 1000, 1500, 2000 रुपए तक पर खाता दिए जाते थे। फिर उनकी खाते की डिटेल्स और ATM कार्ड अपने पास इन साइबर ठगों के द्वारा रख ली जाती थी। इन दोनों मुकदमों में इन 5 अभियुक्तों द्वारा लगभग 55 लाख रुपए की अभी ठगी सामने आई है। और भी इसमें कार्य किया जा रहा है। ये अमाउंट और भी बढ़ सकता है, क्योंकि और भी इनके खातों और ट्रांजेक्शन की डिटेल की जानकारी की जा रही है। जो सोनवा से अभियुक्त गिरफ्तार हुआ है उसका नाम वीरेंद्र पुत्र जानकी, जो कि थाना सोनवा का निवासी है। इसमें 2 अभियुक्त वांछित हैं, जिसका नाम वशिष्ठ और दूसरा महिला है सुहानी श्रीवास्तव, जिनका पता अज्ञात है, जिनके बारे में जानकारी की जा रही है। दूसरा जो मुकदमा थाना सिरसिया में पंजीकृत हुआ है, इसमें गिरफ्तार अभियुक्त का नाम है शिव प्रताप वर्मा, जो कि थाना सिरसिया का ही निवासी है। और दूसरा अभियुक्त जो वांछित है उसका नाम है सुदीप वर्मा। सर ये कहाँ से गिरफ्तारी हुई, कितने लोग पूरी टीम में थे सर? देखिए, इनकी
दोनों की गिरफ्तारी रेस्पेक्टिव थाना क्षेत्रों से सोनवा और सिरसिया से ही की गई है। क्योंकि साइबर में एक पूरी लेयर और एक पूरी लिंक स्टैब्लिश करनी होती है। इनके आगे भी कुछ लोग हो सकते हैं। ये जो व्यक्ति हैं ये बिचौलिए भी हैं इनमें से, और कुछ व्यक्ति इनमें से जो हैं इनके मास्टरमाइंड्स भी हैं, जिनका भी विवेचना के क्रम में पता लगाया जाएगा। और भी खाते खंगाले जाएंगे और भी ट्रांजैक्शन डिटेल्स निकाली जाएगी। तो ये जो टोटल फ्रॉड अमाउंट है ये बढ़ भी सकता है, और इनके अभियुक्तों के खाते भी सीज किए जाएंगे और जो अमाउंट है वो रिकवर कराया जाएगा। तो पुलिस पूछताछ में कब से ये लोग काम कर रहे थे? देखिए, लगभग साल 1.5 साल से ये लोग एक्टिव थे, और अभी तक जो जानकारी प्राप्त हुई उन्होंने थाना सोनवा में 6 पीड़ितों से 2 अलग अलग खातों के माध्यम से 24 लाख और 16 लाख का ट्रांजैक्शन, लगभग 40 लाख का ट्रांजैक्शन थाना सोनवा से किया था। और भी जानकारी की जा रही है, और भी पीड़ित इसमें सामने आएंगे, और भी थानों में इस तरह की गतिविधियां होंगी तो उनकी भी जानकारी। खबर प्रतापगढ़ से, जहां पे स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह के जन्म दिवस पर किसानों का हुआ सम्मान। जी हां, किसान मेला में 59 किसानों को पुरस्कृत किया गया। प्रथम पुरस्कार 7,000 द्वितीय और 5,000 का विकास खंड और वही स्तरीय 2,000 की धनराशि प्रदान की गई। सीओडी डॉक्टर दिव्या मिश्रा ने मेले का उद्घाटन कर कृषि के बारे में जानकारी दी है। प्रभारी उप कृषक निदेशक अशोक कुमार ने कार्यक्रम का रूपरेखा प्रस्तुत की है। भाजपा जिलाध्यक्ष आशीष श्रीवास्तव, विधायक प्रतिनिधि अरुण मौर्य समेत अन्य विभाग कर रहे अधिकारी। खबर शाहजहांपुर से, जहां पे बांग्लादेश में हिंदू युवक की हत्या के विरोध में आक्रोश मार्च, जी हां, पुतला दहन किया गया। बांग्लादेश में एक हिंदू युवक की हत्या को लेकर देश भर में आक्रोश देखा जा रहा है। इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में आज हिंदू संगठनों ने विरोध प्रदर्शन किया और आक्रोश मार्च निकालते हुए पुतला दहन किया। शाहजहांपुर में बांग्लादेश के कथित तौर पर हिंदू युवक दीपू दास की विरोध में आज विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और दुर्गा वाहिनी के कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने कलेक्टर गेट पर पाकिस्तान और बांग्लादेश के झंडे लगाकर पुतला दहन किया और जमकर नारेबाजी की। हिंदू संगठनों का आरोप है कि बांग्लादेश में जिहादी तत्वों द्वारा हिंदू अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया जा रहा है और प्रशासनिक निष्क्रियता के चलते लगातार हमले हो रहे। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने आक्रोश मार्च निकालकर बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों की सुरक्षा की मांग की है। प्रदर्शनकारियों ने पाकिस्तान का झंडा जलाकर से पूरे घटनाक्रम के पाकिस्तान की भूमिका की ओर से इशारा किया। मौके पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। हिंदू संगठनों के केंद्र सरकार से बांग्लादेश सरकार पर दबाव बनाकर वहां रह रहे हिंदू अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की भी मांग की है। बांग्लादेश में गत 1-1.25 साल से वहां की लोकतांत्रिक सरकार के गिरने के बाद से लगातार हिंदू समुदाय पर हमले हो रहे हैं। इसी क्रम में अभी 5-7 दिन पहले दीपू दास नाम के एक हिंदू की क्रूरतम हत्या इसलिए कर दी गई क्योंकि उसने कहा कि ईश्वर एक है, सभी लोग भिन्न भिन्न नाम से उसको पुकारते हैं। इस बात में कहीं भी इस निंदा नहीं है, इस वक्तव्य में कहीं भी इस्लाम का विरोध नहीं है, इस वक्तव्य में किसी भी धर्म का विरोध नहीं है। इसके बाद भी वहां के जिहादी समुदाय के द्वारा दीपू गुप्ता को पीट पीट कर अमानवीय ढंग से क्रूरतम हत्या कर दी गई। आरोप लगाया गया कि उसने इस निंदा की। पुलिस प्रशासन के सामने उसकी हत्या की गई। केवल हत्या ही नहीं की गई, हत्या करने के बाद उसके शव को पेड़ से लटकाकर जला दिया गया, अर्थात शव का भी अपमान किया गया। वास्तव में बांग्लादेश में यह घटना
वहां के अल्पसंख्यक समुदाय, हिंदू समुदाय के ऊपर इस्लामिक जिहाद का हमला है, जिसे वहां की सरकार का समर्थन प्राप्त है। हम इसका घोर विरोध करते हैं और इसी क्रम में पूरे ब्रज प्रांत में आज से कल तक सभी जिला केंद्रों पर प्रदर्शन है और इसी क्रम में पूरे देश में विश्व हिंदू परिषद ने समाज से यह आह्वान किया है कि इस प्रकार की मानवता के विरुद्ध, लोकतंत्र के विरुद्ध, इस प्रकार की घटना के विरोध में समाज आकर के विरोध प्रदर्शन करे। हमारी मांग है कि विश्व समुदाय बांग्लादेश सरकार पर यह दबाव बनाए कि वहां का हिंदू समाज, अल्पसंख्यक समाज अपने को सुरक्षित महसूस कर सके और इस प्रकार की कोई घटना दोबारा ना हो। खबर सीतापुर से, जहां पे पेशी पर आए बंदी कोर्ट से फरार। जी हां, सुरक्षा व्यवस्था पर उठे सवाल। सीतापुर जनपद में उस समय हड़कंप मच गया जब कोर्ट में पेशी के लिए लाया गया एक बंदी पुलिस अभिरक्ष फरार हो गया। घटना के बाद जिला प्रशासन और पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। आपको बता दें कि फरार बंदी की पहचान लवकुश मिश्रा पुत्र रामचंद्र मिश्रा और निवासी थाना बिस्वा क्षेत्र के रूप में हुई है। पुलिस के अनुसार लवकुश मिश्रा के खिलाफ जिले के अलग अलग थाना क्षेत्रों में लूटपाट समेत कई आपराधिक मुकदमे दर्ज हुए हैं। जानकारी के मुताबिक लवकुश मिश्रा वर्ष 2022 में दर्ज दुष्कर्म, लड़की को भगा ले जाने सहित अन्य मामलों में जेल में बंद था। उसी पेशी के लिए न्यायालय लाया गया है और इसी दौरान वह पुलिस की चकमा देकर फरार हो गया था। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। कैदी की गिरफ्तारी के लिए कई पुलिस टीमें गठित की गई है और संभावित ठिकानों पर दबिश दी जा रही है। फिलहाल पुलिस फरार बंदी की तलाश में जुटी हुई है। वहीं इस घटना ने न्यायालय परिसर में सुरक्षा व्यवस्था पर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। खबर ऋषिकेश से, जहां पर ऋषिकेश के आप कहते हैं कि IDPL इंटर कॉलेज के भारतीय साहित्य संगम संस्था की ओर से कवि सम्मेलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी पहुंचे। उन्होंने दीप प्रज्वलित करके कार्यक्रम का शुभारंभ किया। मौके पर संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष धीरेन्द्र रागड़ ने लंदन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड अवार्ड से सम्मानित किया। इस दौरान कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि कवि सम्मेलन आज भी लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र रहता है। कवि साहित्य के माध्यम से जन जन की आवाज सरकार तक पहुंचाने का काम करते हैं। इसके लिए उनकी जितनी सराहना की जाए वो कम है। मौके पर संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बताया कि पूरे देश में उनके ऑनलाइन कार्यक्रम होती है। सप्ताह में एक कार्यक्रम किया जाता है और अब तक संस्था की ओर से 333 कार्यक्रम का एपिसोड पूरा कर लिया गया है। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने लंदन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड का अवार्ड देकर जो सम्मान दिया गया, इससे वह गदगद हो गए। भविष्य में कविताओं और साहित्य के माध्यम से जन जन की आवाज सरकार तक पहुंचाने का काम किया जाता रहेगा। इस दौरान संस्था की ओर से कैबिनेट मंत्री का स्वागत और सम्मान किया गया। मैं भारतीय साहित्य संगम का राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर धीरेन्द्र रांगड़ आज यहाँ IDPL इंटर कॉलेज में भारतीय साहित्य संगम की ओर से कार्यक्रम रखा गया। यह कार्यक्रम अगर देखा जाए तो लंदन बुक ऑफ रिकॉर्ड्स का ही कार्यक्रम था और किसी कारणों से उनके प्रतिनिधि नहीं आ पाए, तो राज्य सरकार के प्रतिनिधि हमारे माननीय गणेश जोशी जी जो सैनिक कल्याण मंत्री हैं, कृषि मंत्री हैं, वो आए और उन्होंने हमें जो पुरस्कार लंदन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड का पुरस्कार था उन्होंने हमें प्रदत्त किया। भारतीय साहित्य संगम पिछले 6 वर्षों से ऑनलाइन कार्यक्रम कर रही है और प्रत्येक सप्ताह यह कार्यक्रम चलता है और हमने 333 एपिसोड इसके पूरे कर लिए हैं। इसमें व्याख्यान माला का कार्यक्रम चलता है जो कि विभिन्न विषयों पे चलता है। ऐसा नहीं कि केवल साहित्य पे ही चलता है, ये दर्शन पे भी चलता है, अन्य देशभक्ति और भी बहुत सारी समस्याएं उनके ऊपर भी चलता है। और उसके अतिरिक्त हमने प्रादेशिक भाषाओं के कार्यक्रम इसमें चलाए हैं, जिसमें जैसे जो हमारे पूरे भारतवर्ष से लोग इसमें जुड़े हैं
तो कोई गुजरात से जुड़ा है, कोई बंगाल से जुड़ा है। तो उन सब लोगों ने अपनी अपनी भाषा में, प्रादेशिक भाषा में, गुजराती में, मांडवी में, हिमाचली में, और कुमाऊं वालों ने कुमाऊनी में, जौनसारी में, जो देश की भाषा है उसमें हमने ऐसे 15-20 कार्यक्रम हमने कराए हैं। उससे साहित्यकारों को प्रोत्साहन भी मिला है और क्षेत्रीय भाषा है जो हमारे देश की है उसको भी प्रोत्साहित मिला है अंतर्राष्ट्रीय मंच पे और राष्ट्रीय मंच पे। इसके अतिरिक्त हमने लंदन और अमेरिका और ये आपका हमारे जो मलेशिया, इंडोनेशिया, ये हमारे आस पड़ोस के प्रांत है, देश हैं, यहाँ से भी बहुत सारे साहित्यकार हमारे साथ जुड़े हैं जो कि इस साहित्य कार्यक्रम में हमारा हिस्सा बने हैं। कितने साहित्यकार जुड़े हुए आपकी संस्था से? हमारी संस्था से लगभग 350 के करीब साहित्यकार जुड़े हैं और वैसे तो 700-800 साहित्यकार इसमें पार्टिसिपेट कर चुके हैं। और क्योंकि इस समय थोड़ा ठंडी का मौसम हो गया था, बहुत से लोगों ने आना था, मुंबई से आना था, और जो हमारे इसकी और ब्रांच है मुंबई के जो अध्यक्ष हैं हमारे, यूपी में जो अध्यक्ष है हमारे, क्योंकि इसकी पूरे देश भर में इसकी साहित्य संगम की शाखाएं हैं, वहां के अध्यक्षों ने आना था। लेकिन मौसम हमारे यहाँ ही अच्छा है, बाकी सब जगह बहुत खराब मौसम है, दिल्ली तक में मौसम खराब है, इसलिए वो लोग आ नहीं पाए। इसका भविष्य में बहुत बड़ा कार्यक्रम हम जो कराएंगे राष्ट्रीय स्तर का कराएंगे यहाँ पर। देखिए, आज भारतीय साहित्य संगम द्वारा यहाँ पर कवि सम्मेलन आयोजित किया गया। इस अवसर पर हमारे इस संस्थान से जुड़े कई लोग, जिसको लंदन बुक ऑफ वर्ल्ड द्वारा सम्मानित किया गया है, उनको यहाँ पे सम्मानित किया गया। और ये हमारे गौरव की बात है क्योंकि साहित्य, कविता, ये हमारे अच्छे साथी, लेकिन आज देखने में ये आता है जो साहित्य पहले हुआ करते थे। मुझे याद है जब मैं पढ़ता था तो एक पत्रिका आती थी धर्मयुग, एक पत्रिका आती थी हिंदुस्तान, और जिनकी भाषा साहित्यिक होती थी। लेकिन आज आधुनिकता की दौड़ में हमारा साहित्य पिछड़ रहा है। ऐसे में इस संस्थान द्वारा साहित्य के संवर्धन के लिए जो काम किया जा रहा है उसकी जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। और इस दिशा में हमारी प्रदेश की सरकार लगातार साहित्यकारों को बढ़ावा दे रही है। आज संस्कृत को द्वितीय राजभाषा का दर्जा दिया है तो हमारी सरकार ने दिया है। अभी 3 दिन पहले माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की कि बच्चों को गीता का पाठ पढ़ाया जाएगा। ये इस बात का प्रतीक है कि साहित्य व संस्कृति के संवर्धन के लिए हमारी सरकार कितनी ईमानदारी से काम कर रही है। तो इस अवसर पर मैं उन सभी साहित्यकारों का, कवियों का अभिनंदन करता हूं कि जिनको हमने आज यहां सम्मानित किया। और मैंने बच्चों से कहा है कि हमें अपनी संस्कृति और साहित्य के प्रति जागरूक रहना चाहिए। मुझे पूरा भरोसा है कि आने वाले समय में जो हमारा साहित्य है, हमारी कविताएं हैं, जिनका एक अपना इतिहास है, और आगे बढ़ेंगी। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। मंत्री जी, एक आपके मंत्रालय से सवाल है, बीबीसी को लेकर इसके किसानों को फायदा होने जा रहा है। ये पहाड़ी क्षेत्र में, पहाड़ी क्षेत्र में 90-10 का रेशो है। पहले उसमें 100 दिन के रोजगार की व्यवस्था थी, उसको बढ़ाकर सरकार ने 125 दिन कर दिया है, क्योंकि हम किसान को मजबूत बनाना चाहते हैं। उसमें हमने ये सुनिश्चित किया है कि 60 दिन जो बुआई के होते हैं, रबी हो चाहे खरीफ हो, ऐसे 60 दिन इससे मुक्त रखे जाएंगे ताकि किसान जाकर अपनी, मान लिया बिहार का किसान यहाँ काम, क्योंकि आज बिहार के लोग पूरे देश में, उदाहरण दे रहा हूं मैं। उत्तर प्रदेश उत्तराखंड खबरों में आज के लिए सिर्फ इतना ही। देखते रहिए आगाज टाइम।